सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना 7th नंबर का लेक्चर देखने चल रहे हैं, जिसमें पॉलिनोमियल के हम लोग दो थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है। तो उसके पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हम लोग देख चुके हैं पॉलिनोमियल में। देखिए, सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक डिस्कशन स्टार्ट किए थे, कांस्टेंट वेरिएबल का डिस्कशन किए, फिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं उन सबका डिस्कशन हम लोग इतना कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्लास का डिस्कशन था डिवीजन एल्गोरिथम पे ना। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हम बताए थे क्या कि जो डिवाइडेंड होता है क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको हमेशा से बचपन से पता रहता है ना। तो जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह आप पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन यहाँ पे आपका हुआ था। उसके बाद इसमें हम लोग दो अप्रोच देखे थे, पॉलिनोमियल डिवीजन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दो अप्रोच है। एक आपके पास लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन होता है, ये एक मेथड है। एक दूसरा आपके पास होता है सिंथेटिक डिवीजन का भी एक मेथड होता है। दोनों मेथड अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो आपका लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन है ये आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसको सॉल्व करने में। तो इसको इजी करने के लिए सिंथेटिक इक्वेशन भी है, तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड भी है, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सिंथेटिक जो डिवीजन है उसका भी कुछ लिमिटेशन है। आप लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं तब तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आप उसके आगे जाएंगे तो आपको दिक्कत फेस होगा ना। इसलिए हम लोग उसको, उसकी ट्रिक को अवॉइड करते हैं, या जो सिंथेटिक डिवीज़न है वो आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इन सब के लिए यूज़ नहीं करते जनरली। तो ज़्यादातर आपको यूज पड़ने वाला नहीं, इतने बड़े डिवीज़न का यूज नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं तो बेसिक हम लोग देख ले रहे हैं इसमें, ठीक है। सिंथेटिक वाला अप्रोच देख लिए थे हम लोग ना। इसमें एक बार हम फिर से समझा देते हैं कैसे करते हैं। अगर आपको x-2 से डिवाइड करना होता है तो x = 2 पर ये 0 है, तो आपको 2 यहाँ पर लिख देना है। सही बात है। उसके बाद जो भी आपके पास ये है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का हम बोले थे ना कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब x की कोई भी पावर छूटनी नहीं चाहिए, भले वो टर्म प्रेजेंट नहीं हो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप 0 वाला टर्म लिख के वहाँ पर लिख सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे किए। उसके पहले सबसे पहले टर्म को आपको एग्जैक्टली कॉपी कर लेना है, जो इसका ट्रिक होता है सिंथेटिक डिवीजन का। तो आपको फिर 2 से इस 2 इंटू 1 कराइए, यहाँ पे लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, जो आए यहाँ पे लिखिए, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे कराइए, जो आए यहाँ पर लिखिए, फिर इसको जोड़िए, यहाँ पर लिखिए, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आया वो इससे कराइए, फिर जो यहाँ पे रिजल्ट आया यहाँ पे लिखिए, फिर इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे आए। तो जो फाइनली आपको मिलता है उसी को रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग ना। और जो ये तीनों मिला हुआ है, इनकी मदद से आप क्या लिख सकते हैं, कोसेंट को लिख सकते हैं। सही बात है। तो बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे निकाल देते, x² + 4 आपका कोसेंट आया था, 1 आपका रिमाइंडर आया था। वही चीज़ यहाँ भी x² + 4 आपका कोसेंट आया, और जो 1 है इसका रिमाइंडर आया, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और देखे थे ना। फिर कुछ आपको होमवर्क दिए थे ना, ये सब आप लोग ट्राई किए होंगे ना। देखिए, ज़्यादातर इसमें क्या है, लीनियर ही पॉलिनोमियल से डिवीजन कराया हुआ है, और आपका एक क्वाड्रेटिक का भी है। तो आप इनके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इसी से ही, पॉलिनोमियल के डिवीजन से ही। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर मूव करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। x³ + 5x² - x + 7/2x - 6। तो सबसे पहला एक तरीका आपके पास क्या है, आप नॉर्मली इसको, जो लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन का मेथड है, आप उससे सॉल्व कर देते हैं। सही, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2x - 6 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए, आपको x³ चाहिए, तो x³ चाहने के लिए आपको क्या, यहाँ पे x² लिखना पड़ेगा, तभी तो 2x × x² x³ बन सकता है। अब चूंकि केवल x³ चाहिए तो आपको यहाँ पे x²/2 ही लिखना पड़ेगा। x²/2 आप लिखेंगे तो 2x × x²/2 क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे आपको x³ मिल गया, माइनस का 6 × x²/2 माइनस का 3x², ठीक है। बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर ये माइनस और ये प्लस, ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या मिलेगा आपको, 8x² माइनस का x प्लस का 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका 2x है तो आपको कितनी टाइम्स जाना पड़ेगा, 4x टाइम्स जाना पड़ेगा। अभी तो 4x × 2x क्या बनेगा, 8x² बनेगा। सही बात है। और 4x × -6 क्या है, माइनस का 24x बनेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस बचा, प्लस ये कैंसिल आउट, ये क्या मिला आपको, 23x प्लस का 7, ठीक है। नॉर्मल मेथड है। अभी शॉर्ट ट्रिक वाला भी अप्रोच भी हम लोग देखेंगे। अब आपको 23x चाहिए, तो 23x को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको जितनी बार जाना है 23/2 टाइम्स आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना, 23/2।
अब 23/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 23x आपको मिल जाएगा यहाँ पे ना। सिंपल है, सब आपको पहले से ही पता होगा ना। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइनस का 6 इंटू 23/2 यानी कि ये हो जाएगा 69। क्लियर, माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट यानी कि आपको मिल जाएगा 76। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो 76 है ये आपका रिमाइंडर है, सही। और जो ये है आपका, ये क्या है, कोसेंट है, ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका डिवाइडेंड तो था ही ना। ये आप नॉर्मल अप्रोच से इसको सॉल्व करके निकाल ली, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आप ट्रिक को यूज करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, फिर आप उसको समझ लेंगे खुद ही। देखिए, तो ट्रिक कैसे यूज करते हैं हम लोग। ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आप कोएफिशिएंट को लिख देंगे 1 5 -1 7, सही। कोएफिशिएंट क्या है, 1 5 -1 7, यानी कि 1 5 -1 एंड 7, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं ना। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद हम लोग जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू जहाँ पर 0 वो लिख देते हैं, सही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 2x - 6 कहाँ पे 0 होगा, x = 3 पर ना। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 लिख दिए हैं तो इसका मतलब तो ये होगा कि आप x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना। ये 2x - 6 है, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस मेथड से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा है, उसका लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप x - 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं इसको, सही बात है। एक बार हम निकाल के देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो 1 को तो आप एज इट इज कॉपी करेंगे, अब फिर 3 × 1 मल्टीप्लाई करा के 3 यहाँ पे लिखेंगे, और 5 + 3 आपको करना है 8। क्लियर। अब 3 × 8 मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 24, -1 + 24 यानी कि 23। 3 × 23 कराएंगे कितना मिलेगा आपको, 69। अब 69 + 7 क्या हो जाएगा, 76। क्लियर। अब 76 आपका क्या मिल गया, रिमाइंडर, जैसे वहाँ पे था 76 आपको रिमाइंडर मिल गया। और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है क्या मिलेगा, x² + 8x + 23, ये आपको क्या मिल रहा है, कोसेंट मिल रहा है। लेकिन ये कोसेंट आपका कब मिल रहा है, जब आप x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना। जो आप यहाँ पे लिख रखे हैं ना, उसका मतलब है, जो आप 3 लिख रखे हैं, इस 3 का मतलब क्या आपका, कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको 2x - 6 से डिवाइड करना था ना। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि जो आपका x³ प्लस का 5x² माइनस का x प्लस का 7 है, ये आपका क्या डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड किसके बराबर आएगा, डिवाइजर, सॉरी, आपका डिवाइजर इस टाइम पे क्या है, x - 3 है, ठीक है। इनटू आपका जो कोसेंट आ रहा है x² + 8x + 23 आ रहा है, और प्लस क्या 76 आपको रिमाइंडर मिल रहा है। क्लियर। मतलब आप समझिए, यहाँ से इन दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, इसमें डिफरेंस क्रिएट ये हुआ कि आप डायरेक्टली जब डिवीजन कराए तो नॉर्मल मेथड से आप करा दिए, कोई आंसर, कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर आपको निकल गया। दूसरा अप्रोच में जब आप सिंथेटिक वाला अप्रोच लगाए तो आप यहाँ पे 2x - 6 = 0 करेंगे, यानी x = 3 पर ऐसा होगा। अगर x = 3 पर ऐसा होगा तो यहाँ पे 3 आप लिखेंगे। अब ये 3 लिखने का मतलब है कि आप x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जो ये अप्रोच आपका है ना, जो ये मेथड है, ये इसी पर डिपेंडेंट है कि अगर आप यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो x - 3 से आप डिवाइड कर रहे होंगे, उसी टाइप का केस बन रहा है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, x - 3 से डिवाइड करें, आपको कोसेंट ये मिल रहा है। लेकिन आपको किससे डिवाइड करना था, 2x - 6 से डिवाइड करना था ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 से डिवाइड करा दीजिए, सही। तो आपका 2x - 6 ये बन जाएगा, और जो ये टर्म आपका है, ये वाला टर्म जो आपका है, ये आपका कोसेंट बन जाएगा, यानी कि x²/2, जो कि यहाँ पे निकल कर आ रहा है, देखिए x²/2 + 8x/2 करेंगे तो 4x, 23/2 तो 23/2, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये चीज़ होगा। तो एक तरीका आप ये फॉलो कर सकते थे, और दूसरा तरीका ये कि मान लीजिए आप शुरुआत में यहाँ पे कर देते, देखिए x³ + 5x² - x + 7 है, तो है आप 2 डिवाइड करा दीजिए, यहाँ पे आप x - 3 लिख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। यानी ओवरऑल जो आपका ये चीज़ है, इसको आप ऊपर रखिए, अपॉन x - 3 को आप अलग से रखिए। अब आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। क्लियर। कैसे आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, देखिए x - 3 है, सिंपली आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट आएंगे, देखिए कोएफिशिएंट कौन कौन से आएंगे, 1/2, 5/2, -1/2 और 7/2, ये सारे कोएफिशिएंट आएंगे, सही है। और आपको क्या करना है, और 3 आपका यहाँ पे आएगा, तो आपको क्या करना है, एज इट इज इसको कॉपी करना है। अब 3 × 1/2 करा के आपको यहाँ पे लिख देना 3/2,
और 5/2 प्लस 3/2 8/2 यानी कि 4। अब 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करा के आपको यहाँ पे लिखना, सही, ऐसे करके यहाँ पे लिख देना। तो अब 12 आ चुका है, यानी कि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा। अब 12 माइनस 1/2 यानी कि 23/2। अब आप 3 इंटू 23/2 करेंगे कितना मिलेगा आपको? 3 इंटू 23/2 करेंगे कितना मिलेगा? 69/2, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही करके आप कर सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो 3 इंटू 23/2 69/2 आएगा, और आपके यहाँ पर 7/2 आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग किए क्या, बेसिकली फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम लोग क्या किए हैं। x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 7 था, अपॉन में हमारे पास 2x माइनस 6 था। तो हम लोग क्या किए, अपॉन में से हम 2 बाहर ही निकाल लिए, 2 बाहर निकाल के अपॉन में x माइनस 3 लिख दिए। तो अब हम जो डिवीजन करा रहे हैं किसका करा रहे हैं, इस बाई 2 और x³/2 कर दिए, तो 1/2 उसका कोएफिशिएंट आ गया। 5x²/2 5/2 कोएफिशिएंट आ गया, माइनस का 1/2 कोएफिशिएंट आ गया, और ये 7/2 आपका आ गया। सही बात है। तो आप 1/2 का एज इट इज कॉपी किए, 3 इंटू 1/2 यहाँ पे लिखे 4 आ गया, 3 इंटू 4 आप यहाँ पे लिखे 12 आ गया, सही। फिर जब आप इनको जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा आपको, 12 माइनस का 1/2 यानी कि 23/2, क्लियर। अब आपका 3 इंटू 23/2 यानी कि 69/2। अब आप इनको जोड़िए, 7/2 प्लस 69/2 कितना हो जाएगा, 76/2 यानी 38 टाइप का आ गया केस ना, ठीक है, आपको 38 मिलेगा, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से क्या मिल रहा था, x²/2 प्लस 4x प्लस 23/2, वही चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगा, x²/2 प्लस का 4x प्लस का 23/2 ना। तो देखिए आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर का प्रॉब्लम हो रहा हो, किस लिए हो रहा है आप ध्यान से समझिए। रिमाइंडर का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए 2x माइनस 6 पर डिवाइड की, फिर आप यहाँ पे x माइनस 3 से डिवाइड की, x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद आपको ये टाइप का केस दिखा। लेकिन आपका जो रिमाइंडर था वो 76 ही आ रहा था, यहाँ भी आपका 76 आ रहा है, यहाँ पे आपका 38 क्यों आ रहा है, ये आप थोड़ा सा सोचिए, आपको समझ में आना चाहिए 38 क्यों आ रहा है। देखिए 38 इसलिए आ रहा है कि हम क्या किए, 2x माइनस 6 से 2 को बाहर निकाल लिए, बचा क्या, x माइनस 3, और 2 आपका ऊपर चला गया। अब 2 ऊपर जाने के बाद क्या केस बना, 2 ऊपर जाने के बाद आपका जो पॉलिनोमियल बन चुका है वो एक नया पॉलिनोमियल बन चुका है, क्या, x³/2 प्लस 5x²/2 माइनस का x/2 प्लस 7/2। आपको एक नया पॉलिनोमियल बनता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से आप डिवाइड किए, 3 को यहाँ पे रखे, 1/2 आप एज इट इज लिखे, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पे लिखे, ये सब प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इसी वजह से क्रिएट हुआ। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, क्या, जो आप x³/2 है प्लस 5x²/2 है माइनस का x/2 है प्लस का 7/2, इससे आप डिवाइड किए, मतलब इसको आप डिवाइड किए किससे, x माइनस 3 से, और आपका एक कोसेंट आएगा, कोसेंट क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यानी कि x²/2 प्लस का 4x, सही है, प्लस 4x प्लस 23/2 प्लस आपका रिमाइंडर जो आ रहा है तो 38 आ रहा है, सही। इस केस में आपको 38 रिमाइंडर दिख रहा है। लेकिन आपका जो डिवीजन हुआ है किसके हुआ है, एक्चुअल जो डिवीजन क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 7 है, लेकिन आपका जो यहाँ पे है ये बाई 2 है, इसलिए आपको 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप 2 यहाँ से हटाएंगे तो आपको x³ प्लस 5x² माइनस का x प्लस 7, 2 इधर जाएगा तो ये 2x माइनस 6 बन जाएगा, इंटू आपका x²/2 प्लस का 4x प्लस का 23/2 प्लस का 76, ठीक है। वही चीज़ आपका फिर से निकल के आ गया, क्लियर। तो जो ये 38 आ रहा था ना, ये 38 आपका इसलिए आ रहा था कि जो आप डिवीज़न किए हैं वो डिवीज़न ही चेंज कर दिए, क्या, कि आपका जो न्यूमरेटर पर चला गया है वो न्यूमरेटर पे एक दूसरी वैल्यू चली गई है जो कि हमको यहाँ पे नहीं दी गई। तो जो हम लिखेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसा लिखेंगे, ये आपका डिवाइडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, और ये आपका कोसेंट निकल के आ रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, प्लस आपका रिमाइंडर निकल के आ रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में हमसे पूछा गया था वो ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कशन हो गया ना, तो यहाँ से थोड़ा हम आपको इसको करते हैं कि पेज में देखिए ध्यान से, इसको क्लियर है, यहाँ पर पूरा डिस्कशन हुआ है ना।
फिर से थोड़ा सा हम इसको रिपीट करते हैं। आप एक नॉर्मल प्रोसीजर से डिवीजन कराइए जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। एक दूसरा अप्रोच जो आपका है सिंथेटिक वाला डिवीजन, सिंथेटिक का डिवीजन नॉर्मल प्रोसीजर में आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए x-3 लिखा होता है तो आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन 2x-6 लिखा हुआ थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो 2x-6 में आप दिक्कत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2x-6 का मतलब x=3 यहाँ पे रखे आप। अब 3 रखने का मतलब आप x-3 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी ना यहाँ पे 3 टाइप का केस बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे जब निकाल रहे हैं तो हमको ये जो क्वोशेंट चाहिए था वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस वो क्वोशेंट क्या होने वाला है। तो जो आपका रिजल्ट जिसको आप डिवाइड किए थे उसको आप यहाँ पे रख लीजिए, जो आप यूज़ कर रखे हैं x-3 यहाँ पे रख लीजिए, आप ये यूज़ कर लीजिए। या आप एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्कशन क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि आज हम लोग का टॉपिक है क्या। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आपका ये टॉपिक है आज का। तो देखिए प्रोबेबली ये हम लोग का लास्ट क्लास है पॉलिनोमियल का ना, फिर हम लोग इनइक्वलिटीज स्टार्ट करेंगे। तो जो कि इनइक्वलिटीज सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज ही है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसकी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। देखिए डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। देखिए हम लोग क्या देखें कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं किससे, एक डिवाइजर से, जो कि डिवाइजर क्या आपका डी ऑफ एक्स है। मान लीजिए आपको क्वोशेंट मिल रहा है क्यू ऑफ एक्स, और फाइनली आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो आर ऑफ एक्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। ये आपका क्या है, डिवाइजर है। ये आपका क्या है, क्वोशेंट है। ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है। और जो आपको फाइनली जो बच के नीचे मिलेगा वो क्या है, वो आपका है रिमाइंडर। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर निकल के आने वाला है उसका डिग्री हमेशा ही आपके जो डिवाइजर है उससे कम ही होने वाला है, क्योंकि अगर उसका डिग्री जो डिवाइजर है उससे उसके बराबर या ज़्यादा हो जाएगा तो डिवीज़न एक बार और चला जाएगा ना। फिर से आप देखिए, थोड़ा हम समझाते हैं मतलब इसका क्या है। मान लीजिए आप x-3 यहाँ पे लिख रखे हैं, इससे आप डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। कोई एक पॉलिनोमियल है उसको आप डिवाइड कराएं। अब एक केस में मान लीजिए आपको यहाँ पे x प्लस समथिंग, या मान लीजिए 4x प्लस समथिंग देखने को मिल रहा है 7, मान लीजिए, थोड़ा हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, क्यों, इसके बाद भी आपका एक +1 +4 करके 4 टाइम्स और जा सकता है, जिससे आपको 4x माइनस का 12 देखने को मिल जाएगा। फिर आपका एक कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 19 देखने को मिलेगा। तो 19 आपका रिमाइंडर बनेगा। 4x + 7 आपका रिमाइंडर नहीं बन सकता, क्योंकि 4x + 7 जब आपका निकल के आएगा किसी भी तरीके से तो आप 4 टाइम्स और जा सकते हैं ना, इसलिए आपका ये 4x + 7 रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिग्री है रिमाइंडर का वो आपके डिवाइजर से हमेशा ही कम होने वाला है, बराबर भी नहीं हो सकता, सही, हमेशा ही कम होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इतना पॉइंट क्लियर है। तो जो आप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका p ऑफ x है ये क्या है, डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर यानी d ऑफ x इंटू जो आपका क्वोशेंट है q ऑफ x प्लस आपका जो रिमाइंडर बच के आ रहा है, इस प्रकार से होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो आपको पता होनी आवश्यक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये डिस्कशन क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ केसेस अलग अलग बना के देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपका जो डी ऑफ एक्स है, देखिए अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द एग्जांपल किस टाइप से हैं कि हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, मान लीजिए हम ऐसा कर देते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है, इफ़ जो हमारे पास डिवाइजर है डी ऑफ एक्स वो x-a टाइप का है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी तक जो हम लोग एग्जांपल ले रखे हैं वो इसी पर ही था कि हम लीनियर पॉलिनोमियल ही लेकर चल रहे थे ज़्यादातर केसेस में ना। हम लोग क्वाड्रेटिक भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम, और जो आपका फैक्टर थ्योरम और जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है वो होता क्या एक्चुअल में। देखिए अगर आपका dx क्या x-a है, ठीक है, ये क्या है, एक इसका डिवाइजर है, ठीक है, dx आप x-a लिख रहे हैं। अब आप देखिए
ये आप ले चुके हैं। अब आप यहाँ पे एक केस देखिए, इसका मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जो हम लिखने चल रहे हैं। इफ p ऑफ x इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई d ऑफ x, ठीक है, इस चीज को समझिए। मतलब हम d ऑफ x को क्या ले रखे हैं, x माइनस ए। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर px डिविजिबल है dx से, तो आप सबसे इम्पोर्टेंटली क्या समझ सकते हैं, अगर डिविजिबल है, कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है। देखिए डिविजिबल का मतलब है कि आपका रिमाइंडर 0 आएगा ना। अगर रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, सही है। तो यही केस है आपका यहाँ पर। तो कम्प्लीटली डिविजिबल का केस है तो क्या होगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है, यानी कि जो आपका r ऑफ x है, देन r ऑफ x होगा 0, है तो कोई समस्या नहीं। अगर आपका px कम्प्लीटली डिविजिबल है dx से तो r ऑफ x 0 आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख के देखिए जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो हमारे पास p ऑफ x है, ठीक है, p ऑफ x है, और d ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस ए, सही, d ऑफ x माइनस ए इंटू q ऑफ x है, प्लस आपका जो रिमाइंडर है वो तो 0 हो गया, सही बात है। अब अगर आप देखिए ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया फाइनली। अगर आप x को a पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए p ऑफ a, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा कि नहीं। तो ये यही आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। अभी इसमें थोड़ा और एक एडवांसमेंट देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको समझिए, ये अपने आप इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हम लोग ये बोले कि अगर x माइनस ए कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है px को, या px कम्प्लीटली डिविजिबल है dx से, तो आपका p ऑफ ए 0 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको आप कॉपी पे लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा पहले, कि अगर इफ p ऑफ x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई d ऑफ x, इफ p ऑफ x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई d ऑफ x, देन rx विल बी इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं, rx तो 0 आएगा ही आएगा। अब ये कंडीशन कब ही सेटिस्फाई हो सकता है कि जब आपका p ऑफ ए 0 हो। मतलब अगर x माइनस ए कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो x इज इक्वल्स टू ए पर आपके उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है। अगर रिमाइंडर 0 हो चुका है, अगर आप यहाँ पे a पुट कर देंगे तो dx में x माइनस ए है तो ये 0 बना देगा पूरे टर्म को, तो आप p ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। हम लोग दूसरा केस देखते हैं। देखिए दूसरा केस ये है कि जो आपका dx है वो तो x माइनस ए है, कोई दिक्कत है, dx x माइनस ए है, और इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई d ऑफ x, ठीक है। अब p ऑफ x को क्या किए हैं, dx से डिवाइड किए हैं, एंड जो हमको रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू r मिल रहा है। थोड़ा सही से लिखिए इसको, रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, r मिल रहा है, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर पहला केस तो क्लियर था। दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है कि px dx से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया। कम्प्लीटली डिविजिबल पिछले केस में था, इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि px को हम लोग dx से डिवाइड कर रहे हैं। अगर px को dx से डिवाइड कर रहे हैं तब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा ही, सही बात है। तो आप यहाँ पे समझिए, अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा तो हमारे पास जो p ऑफ x है वो तो है, यहाँ पे क्या x माइनस है आपका, फिर क्या है q ऑफ x है, फिर आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फिर से a पुट करेंगे x की जगह पे तो p ऑफ a, ये टर्म तो 0 बन जाएगा, यानी r। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है, सही है, आपका रिमाइंडर थ्योरम है, क्लियर। मतलब ये है कि अगर आपका p ऑफ x d ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, x माइनस है, अगर उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वो तो 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा
तो आपका जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है उसी x इक्वल टू a पर 0 आ जाएगा। सेम टू सेम दूसरा केस भी इसी तरह से, क्या अगर px को हम dx से डिवाइड कर रहे हैं, अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, अब रिमाइंडर कुछ वैल्यू आ रहा है r, मान लीजिए। अब r के फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है ना किसी किसी केस में, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, किसी टाइप का भी केस हो सकता है। लेकिन 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 अगर आप x को a पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आने वाली है पॉलिनोमियल की वो उसी रिमाइंडर के ही बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स है, आपका जो dx है वो x माइनस ए है। अगर आप x को a पुट कर दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा ना, इसको 0 बनने का मतलब जो रिमाइंडर था वही आपका p ऑफ a का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका यहाँ पे जो डिवीजन थ्योरम है, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम होता है। अब फैक्टर थ्योरम का मतलब ये हो गया सिंपली बेसिकली, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट नोट यहीं पे लिख देते हैं, वही फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियरली समझ में आएगा ना, रिमाइंडर थ्योरम, इसको भी आप रिमाइंडर थ्योरम बोल दीजिए, इसको भी रिमाइंडर थ्योरम बोल दीजिए, सब एक दूसरे। एक्चुअली इसको एक बिजोट्स थ्योरम बोलते हैं ना, लेकिन उसके नाम से आपको कोई मतलब नहीं, जो कॉन्सेप्ट है इसका वो आप समझिए। कॉन्सेप्ट इसका यही है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सही बात है। अब आप समझिए, अगर आपका डी ऑफ एक्स जो है, ध्यान से समझिए, डी ऑफ एक्स क्या कर रहा है, पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, या पी एक्स कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, डी ऑफ एक्स से। तो इसका मतलब है कि डी एक्स फैक्टर है ना पी ऑफ एक्स का, ये समझ में आया। जैसे आप समझिए, अब 50 आपके पास एक नंबर, तो आप 50 को बोल रहे हैं ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 10 50 का एक फैक्टर ही तो होगा, फैक्टर है उसका। उसी प्रकार से यहाँ भी है, अगर पी ऑफ एक्स आपका कंप्लीटली डिविजिबल है डी ऑफ एक्स से, कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है कि वो फैक्टर होगा उसका। मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए 50 का, 50 को आप 12 से डिवाइड करते हैं, तो क्या 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। अगर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ रिमाइंडर देखने को मिलेगा। सही, यहाँ पे आपको रिमाइंडर देखने को नहीं मिला, रिमाइंडर क्या है, 0, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस x इक्वल टू a पर 0 आएगी ही आएगी। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ वैल्यू ले रहा है, तो x इक्वल टू a पर वही वैल्यू आपके पॉलिनोमियल की आएगी। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात बोल रहे थे, वो फैक्टर थ्योरम यही है कि अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर है। सिंपल सी बात है, अगर x माइनस ए उसको डिवाइड करा तो फैक्टर ही होगा उसका। जैसे 50 को आप 5 से डिवाइड करें तो 5 एक फैक्टर है 50, आप 50 को 10 से डिवाइड करें तो 10 भी फैक्टर है। लेकिन आप 50 को अगर 12 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 12 का फैक्टर नहीं बन पाएगा, तो आपको कुछ रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी आ जाएगा, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना कि हम लोग क्या कर लें। इसमें सबसे पहला मेथड आपके पास ये आ सकता है दिमाग में कि हम इसको कम डिवाइड करा देते हैं, क्योंकि आपको डिवाइड कराओगे तो आपको क्वोशेंट भी मिल जाएगा, आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर है। अभी हम लोग इसका दूसरा अप्रोच भी देखेंगे जिससे आसानी से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको केवल रिमाइंडर निकालना। जो पहला अप्रोच आपका था क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है आपका, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 है, थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं 6, और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 1 से। सिंपली आपको एक्स स्क्वायर टाइम्स जाना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस आपका प्लस में एक्स स्क्वायर, सिंपली माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल आउट, ये आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 है, प्लस आप 3x टाइम्स जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा माइनस का 4x प्लस 6। अब आप माइनस के 4 टाइम्स जाएंगे तो आपको माइनस का 4x प्लस का 4 मिल जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा।
सही है, सही बात है। तो कोई गलती तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर टाइम्स गए तो आपको एक्स क्यूब मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर मिला तो 3x स्क्वायर, सही है। अब 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब आप क्या करेंगे, 3x टाइम जाएंगे तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x। अभी 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 7x माइनस का 3x, माइनस है तो प्लस लगा के उसको ऐड कर देंगे तो माइनस का 4x हमको मिल जाएगा और प्लस का 6 आपका एज इट इज उतर गया। अब आप कितनी टाइम्स जाएंगे, क्योंकि माइनस का 4x है तो आपको माइनस के 4 टाइम्स जाना ही पड़ेगा। तो आपका माइनस का 4x यहाँ पे आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4 आप यहाँ पे आ गया, सही। अब प्लस का 4 आप यहाँ पे आ गया तो माइनस 4x से माइनस 4x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपको प्लस रखना पड़ेगा ना, और 6 माइनस 4 आपको क्या मिल जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, क्लियर। 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, कुछ गलती हो रहा है क्या, एक सेकेंड, कुछ गलती आपको हो रहा है क्या, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6, सही। अब आप कितने टाइम्स जाएंगे, 3x टाइम 3x स्क्वायर और माइनस का 3x है, सही है। अब आपको माइनस का 7x, सही, माइनस का 4x ही आएगा, प्लस आपका 6 है तो आपको माइनस 4 टाइम्स जाना ही पड़ेगा, तो माइनस का 4x और प्लस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया तो 6 और माइनस 4 तो 2 ही, सही तो आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, सही। अब आप एक दूसरा अप्रोच जो हम लोग देखते हैं, दूसरा अप्रोच कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए जो सेकंड स्टेप मेथड था वो आपका सिंथेटिक वाला जो डिवीजन था उसका अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। देखिए उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली आपको सीधे कोएफिशिएंट लिख देने हैं 1, 4, -7 एंड 6, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 जो आपका ये डिवाइजर है ये 1 पर 0 होगा। अब आप 1 को एज इट इज कॉपी करिए, 1 इंटू 1 यहाँ पे लिखिए, 4 1 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए ना। तो क्लियर, क्लियर। यहाँ पर गलती हुआ हम लोग से, थोड़ा सा देखिए, गलती अभी हमको मिल गया, देखिए यहाँ पर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस का गलती हो गया ना। देखिए जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब मिला, अब यहाँ पे आपको माइनस का एक्स स्क्वायर मिलता है ना, वही हम लोग गलती यहाँ पे कर दी है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, सही, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको 5x स्क्वायर मिलेगा, सही, माइनस का 7x प्लस 6। तो गलती देखने पे थोड़ा पकड़ में नहीं आता है, ये देखिए आप एक्स स्क्वायर टाइम्स गए थे ना तो आपको एक्स क्यूब मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा तो आपको 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब आप कितने टाइम्स जाइए, 5x टाइम्स जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5x स्क्वायर और माइनस का 5x, सही है, और ये माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको माइनस का 2x प्लस 6 देखने को मिलेगा। अब आप कितनी टाइम्स जाएंगे, माइनस के 2 टाइम्स जाएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2, सही है। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस और माइनस से कैंसिल आउट 4, तो 4 आपका रिमाइंडर मिल रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 आपको कोसेंट मिल रहा है, ठीक है। तो जो गलती थी आपको समझ में आ गई ना। अब दूसरा अप्रोच आप देखिए, जो मेथड नंबर 2 है हम लोग का, वो क्या है, सिंथेटिक वाला अप्रोच जो है आपका, इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए सिंपली आपको सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या, 1, 4, -7 और 6, ठीक है, और आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका वैल्यू कहाँ पे 0 है, 1 पर। अब आप समझिए 1 को एज इट इज कॉपी करिए, 1 इंटू 1 यहाँ पे लिखिए, ऐड कर दीजिए, 5 हो गया। अब 1 इंटू 5 ऐड करना है यहाँ पे, 1 इंटू 5 5 यहाँ पे लिखिए, अब आप इन दोनों को ऐड करिए, माइनस का 2, 1 इंटू माइनस 2 क्या मिलेगा, माइनस का 2, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 6 माइनस 2 आपका 4 हो जाएगा, सही। तो 4 आपका रिमाइंडर हो गया और यहाँ पर आपको जो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये आपका कोसेंट हो गया, सही। लेकिन आपसे केवल रिमाइंडर पूछा गया तो हम लोग कोसेंट क्यों निकालेंगे, हम लोग को 2 अप्रोच पता है,
हम लोग प्रैक्टिसिंग मोड में हैं तो हम बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो अभी 2 मेथड यूज़ किए हैं, अभी जो हम लोग पिछले 2 मेथड देखे हैं, ये तो आसानी से आंसर निकाला सही। अभी जो हम लोग 2 एक थ्योरम देखे हैं, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम था और फैक्टर थ्योरम था, उसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीका था, दोनों सॉल्व कर सकते हैं। आपको 4 मिल गया, इसका रिमाइंडर 4 रिमाइंडर आंसर हो गया। लेकिन जो थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। क्यों? उसमें सिंपली आपको करना क्या है, देखिए उसमें करना आपको ये है कि अगर x माइनस 1 कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तब तो रिमाइंडर 0 आएगा। सही बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर तब तो 0 आएगा। लेकिन आपको यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको रिमाइंडर निकालना है कब? जब आप इस टर्म को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग जो दूसरा अप्रोच, दूसरा वहाँ पे देखे थे, देखिए ये दूसरा वाला जो था ये, अगर आप px को डिवाइड करते हैं dx से, तो रिमाइंडर अगर आ रहा है तो p ऑफ a की वैल्यू आ रहेगी। इसका मतलब है कि जब आप p ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो ये पॉलिनोमियल है आपका पॉलिनोमियल क्या है? आपका पॉलिनोमियल है ये px, सही, p ऑफ x ही तो है, x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6, ठीक है। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको x इक्वल टू 1 पर निकाल ली है, यानी p ऑफ 1 अगर आप निकाल देंगे तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 1 क्यूब प्लस का 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया। बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने का नीड ही नहीं है। सही बात है। अब ये क्यों होता हम लोग देख चुके हैं कि अगर x माइनस ए x माइनस ए डिवाइड करेगा तो क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a ही आ जाता है ना। ये डिस्कशन हम लोग देख भी चुके हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आपको ये बोला गया है कि इफ द एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको बोला गया है कि रिमाइंडर 4x प्लस 3 है। अब व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखिए अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हैं कि ax की पावर 4 है प्लस bx क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 3। आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। तो आपके पास एक तरीका तो यह है, आप सिंपली पूरा बड़ा सा लॉन्ग वाला डिवीजन लगा दीजिए, लेकिन उसमें आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगा ना, तो वो आपको अवॉइड करना है। वो सब यूज़ थोड़ा करते हैं। जब हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़ ले रहे हैं, थ्योरम हम लोग पढ़ ले रहे हैं, तो थ्योरम का यूज़ करेंगे ना। हम लोग इतना बड़ा सा प्रोसेस क्यों यूज़ करेंगे? या आप इसमें अगर सिंथेटिक का यूज़ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि सिंथेटिक के लिए आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 दिख रहा है ना, तो वो भी आप नहीं कर सकते ना। तो आपको सिंपली हम एक अप्रोच बताते हैं। देखिए, जो हम लोग दूसरा अप्रोच देखे, दूसरा जो थ्योरम हम लोग देखें, क्या था दूसरा थ्योरम? अगर x माइनस ए डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पॉलिनोमियल को, तो अगर रिमाइंडर r मिल रहा है तो p ऑफ a की वैल्यू r हो जाती है। यानी अगर x माइनस 1 है तो आप 1 पुट करोगे तो आपको r के ही बराबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर में है ना, वो कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपका एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। एक्चुअल में इसका जो मेन जो मतलब है क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आपका जो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x प्लस 3 है, ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड को आप कैसे लिख सकते हैं? डिवाइडेंड को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी ये आपका डिवाइजर है, इंटू आपका क्या आएगा, कोसेंट आएगा। सही, इंटू कोसेंट आपका आएगा ना। और कोसेंट क्या है हमको नहीं पता है ना, तो हमको भी निकालने को बोला है, तो कोसेंट हमारा क्या आएगा हमको अभी उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन हमको ये बोला गया है कि जो हमको रिमाइंडर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4x प्लस 3 मिल रहा है हमको रिमाइंडर। क्या है, 4x प्लस 3 हमारे पास है क्या रिमाइंडर। सही, अब 4x प्लस 3 अगर रिमाइंडर है तो आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखिए। आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसका फैक्टर आप कर सकते हैं कि नहीं? ये क्या, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स इक्वल टू माइनस 2 पर भी 0 है और एक्स इक्वल टू 1 पर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, अगर आप दोनों साइड में देखिए, बीच में इक्वलिटी का साइन है, अगर आप एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट कर देते हो दोनों साइड में, तो क्या होगा,
ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। अब क्यू एक्स क्या है हमको मतलब नहीं, अगर आप एक्स को -2 पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। इस साइड में क्या बनेगा देखिए, -2 पुट करने पे तो -2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 16a, -2 पुट कर रहे हैं यानी कि माइनस का 8b, -2 पुट कर यानी कि माइनस का 4, और यहाँ पे भी आपको माइनस का 4 प्लस का 3, सही है। एक्स की वैल्यू को -2 पुट किया और ये ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्यों? x + 2 × x-1 है, अगर आप x को क्या पुट कर दे रहे हो, -2 ही पुट कर दोगे तो 0 बन जाएगा ना। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 4 × -2 यानी कि माइनस का 8 प्लस 3 यानी कि माइनस का 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व कराइए, 16 है माइनस का 8 भी देखिए क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3 यानी माइनस का 5, तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 आ गया। तो b की वैल्यू आपको क्या आ गई, 2a के बराबर, सही। ये पहला इक्वेशन आपको देखने को मिल जाए यहाँ से। अब दूसरा इक्वेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर आप x = 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो भी आपका पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो इधर साइड में आपको क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू को आप 1 पुट करिए, क्या मिल जाएगा 1 पुट करने पे, यहीं इसके नीचे यूज करते हैं, x = आप 1 पुट करिए। यहाँ पे x = क्या पुट किए हम लोग, -2 पुट किए। अब आप x = 1 पुट करिए दोनों साइड में, क्योंकि जो डिवाइडेंड है किसके बराबर है, डिवाइडेड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपका कोसेंट क्या है हमको उससे कुछ मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अगर x = -2 पुट कर रहे हैं तो 0 बन जा रहा है, कोसेंट क्या है हमको मतलब ही नहीं, क्योंकि कोसेंट कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा उस पर, ठीक है। अब आप x = 1 पुट करिए, a × 1 की पावर 4 यानी कि 1 ही आएगा, प्लस 1³ यानी कि 1b, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू आपका ये टर्म तो 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका जो ये इधर टर्म बच रहा है 4x + 3 यानी कि उसमें 4 × 1 + 3 यानी कि 7, सही है। यानी कि a + b क्या आ जाएगा, देखिए 3 + 2 यानी कि 5, 5 - 1 यानी कि 4, उधर जाएंगे तो आप 3 हो जाएगा। a + b की वैल्यू आपकी क्या 3 के बराबर है। अगर a + b की वैल्यू 3 के बराबर है, b की वैल्यू 2 के बराबर है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए आप। b की वैल्यू 2a + a यानी कि 3a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, क्योंकि b की वैल्यू 2a के बराबर थी। ये आपको समझ में आ गया, आपका आंसर है, ये आपसे पूछा गया था, a और b की वैल्यू आप बताइए। क्लियर, बहुत सिंपल था। एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करते हैं, आपका जो डिवाइडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर आपको दिया गया है, कोसेंट आपको दिया नहीं गया है, आपको डिवाइजर दिया हुआ है। डिवाइजर दिया हुआ तो हम लोग जान सकते हैं कि उसका जो फैक्टर होगा वो हम देख सकते हैं। अगर उस फैक्टर की वैल्यू मान लीजिए x + 2 × x-1 है, अगर आप x को -2 पुट करेंगे दोनों साइड में, x को -2 पुट करने पर आपका ये टर्म तो 0 बन जाएगा और ये टर्म आपका 0 नहीं बनेगा, लेकिन बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो आप x = -2 पुट करा के एक इक्वेशन बना लीजिए। उसी प्रकार से x = 1 पुट करा के एक इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि ये टर्म तो आपका 0 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा लीजिए और b की वैल्यू आ जाएगी, सही बात है। या फिर इसको एक दूसरे नज़रिए से देखिए, अगर ये x + 2 × x-1 है तो आप सबसे पहला अप्रोच दिमाग में लाइए जो हम लोग देखे थे। अगर x + 2 × x-1 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को आपको x + 2 भी डिवाइड कर रहा होगा और x-1 भी डिवाइड कर रहा होगा। नहीं समझ में आया, x + 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, x-1 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, यही दोनों मिलकर कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। x + 2 भी डिवाइड कर रहा होगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा होगा, x + 2 भी डिवाइड कर रहा होगा और x-1 भी डिवाइड कर रहा होगा। क्यों? तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है 4x + 3। अगर आप x + 2 से डिवाइड करेंगे तो आप x = -2 पुट करेंगे तो आपको 4 × -2 + 3 मिल जाएगा। अगर आप x-1 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 + 3 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वो तरीका भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो तरीका ही यही तरीका है ना, कुछ अलग नहीं है वो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट में सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया, x² + x - 6 इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, आपका थोड़ा फ्लो भी बन गया होगा। क्या करना है, अगर x² + x - 6 इसका फैक्टर है तो इसके जो सॉल्यूशन आने वाले हैं उसको आप पुट करोगे उसमें, सही बात तो हम लोग करना है। मानिए कि अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, x² + x - 6 इंटू आपका कोसेंट प्लस आपका रिमाइंडर, ये तो आता है ना। लेकिन आपको बोला क्या गया है, इज ए फैक्टर ऑफ, यानी फैक्टर होने का मतलब ये है आपका कुछ रिमाइंडर ही नहीं आएगा।
आपका जो रिमाइंडर है क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। नहीं समझ में आया? क्योंकि आप अगर x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 मिल जाएगा। अगर 0 मिल जा रहा है तभी तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर आपका 0 है, सिंपल। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो सिंपली आपको ये चीज़ पता है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा, जो हम लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे हुए हैं, ये देखिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यही तो आपका जो रिमाइंडर थ्योरम था और जो आपका हम लोग फैक्टर थ्योरम देख रहे थे, यही तो था। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ये इसका फैक्टर है, यानी कि एक्स प्लस इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसका फैक्टर है। सही बात है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो आपका ये जिस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 पे भी 0 आएगा और 2 पे भी 0 आएगा, वो तो आपको यहीं से देखने को मिल रहा है ना। ये पूरा आपका पॉलिनोमियल है, ये किसके बराबर आएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपका यहाँ पर क्या हुआ, जो कोसेंट है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम x को -3 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी और आपका रिमाइंडर भी 0 है। क्यों? क्योंकि आपका फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अगर फैक्टर नहीं होता तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब आप x टू -3 पुट करिए, ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी 2 इंटू -3 की पावर 4 प्लस -3 का क्यूब माइनस ए इंटू -3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -3 प्लस ए प्लस बी -1 इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। सिंपली आप इसको सॉल्व करा लीजिए तो 381 आ जाएगा, 2 इंटू 81 यानी कि 162, सही है। यहाँ पे आपका मिल जाएगा माइनस का 27, माइनस का आपको मिल जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9a, ठीक है, माइनस का 3b प्लस का a प्लस b -1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया। तो आप किसको सॉल्व करा लेना है, किसके साथ, अब आप इसको 2 पुट करिए। 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 इंटू 2 32 प्लस का 8, सही बात है, माइनस का 4a प्लस का 2b प्लस का a प्लस b -1 इज इक्वल टू 0। आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा के आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कराइएगा, केवल कैलकुलेशन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। सिंपली आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कराना है। ए और बी दो ही अननोन है और 2 इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व करा के आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मूव कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है और आपका क्या है, एक 5th नंबर का क्वेश्चन है। 4 में थोड़ा करेक्शन हो चुका है, देखिए करेक्शन हो गया है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि जो x की पावर 4 है प्लस p माइनस 3 की पावर एक्स क्यूब दिख रहा है ना, की पावर एक्स क्यूब नहीं है, इंटू एक्स क्यूब है, ठीक है। क्या है ये, p माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब है, और आपका क्या है यहाँ पे x की पावर 4 है, माइनस का आपका 3p माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2p माइनस 9 इंटू एक्स है प्लस 6 है। अब बोला जा रहा है कि p की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए जिसके लिए x प्लस 1 इसका फैक्टर हो। अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था ना, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से सॉल्व करिए। ये भी आपका बिल्कुल उसी पे है। ये बोला जा रहा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 2 फैक्टर होगा तो x इक्वल टू -2 पुट करने पे वैल्यू 0 आ जाएगी। थोड़ा सा आपको डराने के लिए ये चीज़ दिया गया हुआ है, यहाँ पे होमवर्क आपके लिए है। आपको डराने के लिए दिया गया क्या कि इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया गया, आप देख के घबरा जाओ, लेकिन घबराना नहीं है। क्यों? आपके दिमाग में एक बार आएगा ना कि इसको हम पूरा ओपन ही कर देते हैं, लेकिन ओपन क्यों करोगे भाई? ओपन करोगे तो आप क्या x प्लस 2 से डिवाइड करने बैठोगे? उसको नहीं करना है ना, डिवाइड क्यों करोगे? x प्लस 2 से बहुत बड़ा सा डिवीजन होगा, तो उसको सबको नहीं करना है। आपको सिंपली ये पता है अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा तो x इक्वल टू -2 पुट करने पे 0 आ जाएगा। तो आप x इक्वल टू -2 पुट करके 0 के बराबर कर दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, 5वां 4था। और जो आप यहाँ पे आधा अधूरा कैलकुलेशन छूटा हुआ है इसको आप कंप्लीट करिएगा। तो एक बार हम समराइज करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना क्या स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से, और आगे के जितने ही चैप्टर आने वाले हैं इनइक्वालिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, किसी भी चैप्टर में आपके पीछे ही रहेगी।
आपको अच्छे से पकड़ना है उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज हम लोग क्या क्या देखें, ये तो क्लास का था। यहाँ पे हम लोग देखिए बेसिकली एक एग्जांपल देखिए जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन का पार्ट हो सकता था, वो हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए। उसके बाद क्या किए, ये आपका जो फैक्टर थ्योरम था और रिमाइंडर थ्योरम था उसका डिस्कशन किए। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए ना, क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे हो गया। पहला क्वेश्चन हुआ, अच्छे से आप देखिए ना, 3 तरीके से हम लोग निकाल के देखे। पहला अप्रोच आपका था नॉर्मली आप डिवाइड कराइए, दूसरा अप्रोच आपका था जिस तरीके से डिवाइड कराइए जो सिंथेटिक डिवीजन था। तीसरा अप्रोच आपका क्या है, सिंपली आपको वो प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, ठीक। तो देखिए एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपको रटना नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को रटने लगोगे तो आप डरते रहोगे, उससे हमेशा ही डरते रहोगे। और जितने कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखने का प्रयास करोगे उतने ही आप डरोगे। देखिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले जो उसके बेसिक है उन पर कमांड बना लेनी है। फार्मूलाज तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, अगर नहीं भी याद होंगे तो बिना फार्मूलाज के ही आप कर सकते हैं सॉल्व, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट ये सब सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने इनइक्वलिटीज़ के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।